तो इसमें देखेंगे सेप्टल हिमेटोमा के बारे में, ठीक है। सेप्टल हिमेटोमा डेफिनेशन क्या होगी, तो होगी कलेक्शन ऑफ ब्लड, कलेक्शन ऑफ ब्लड, ठीक है। कहाँ पे, तो जो सेप्टल कार्टिलेज, ये सपोज हमारा सेप्टल कार्टिलेज है, ठीक है, और उसके सेप्टल कार्टिलेज के आउटर कवरिंग में क्या होता है, पेरियोस्टियम, सॉरी पेरिकॉन्ड्रियम, ठीक है। अगर बोन होगा तो पेरियोस्टियम होगा, और अगर कार्टिलेज होगा तो पेरिकॉन्ड्रियम। तो सेप्टल हिमेटोमा मतलब कलेक्शन ऑफ ब्लड बिटवीन द सेप्टल कार्टिलेज एंड द पेरिकॉन्ड्रियम, ठीक है। यहाँ पे ब्लड कलेक्ट होगा, ब्लड कलेक्ट होगा, साइज कलेक्ट होता जाएगा, उसकी वजह से ये जो पेरिकॉन्ड्रियम है वो डायलेट होता जाएगा। इन शॉर्ट नेजल सेप्टम होगा, उसकी थिकनिंग होती जाएगी। ओके, तो ये है, ठीक है। बीच में होता है सेप्टल कार्टिलेज, ठीक है। इट इज़ सराउंडेड बाय द पेरिकॉन्ड्रियम, ठीक है। पेरिकॉन्ड्रियम और सेप्टल कार्टिलेज के बीच में अगर ब्लड कलेक्शन होगा तो उसको कहते हैं सेप्टल हिमेटोमा। अब कॉज कौन कौन से हो सकते हैं, इटियोलॉजी कैसे कौन सी हो सकती है सेप्टल हिमेटोमा की, तो नेजल ट्रॉमा या कोई ट्रॉमा, फोर्स, इंजरी, उन सबकी वजह से अगर कोई इंजरी होगी, फ्रैक्चर होगा सेप्टल कार्टिलेज या नेजल सेप्टम का, तो उसकी वजह से ब्लड कलेक्शन होगा इन दोनों के बीच में और सेप्टल हिमेटोमा फॉर्म होगा। या फिर सेप्टल सर्जरी, कोई सर्जरी हुई होगी तो उसमें अगर कोई इंजरी होती है तो हो सकता है। या फिर ब्लीडिंग डिसऑर्डर, ये ब्लीडिंग डिसऑर्डर ये रेयर केसेस में होता है मगर हो सकता है। अब क्लिनिकल फीचर्स में कौन सा आएगा, ये अगर हमारा नोज़ है, ठीक है, ये सेप्टम है, ये दोनों साइड से थिक हो रहा है, ठीक है, उसकी वजह से बाइलेटरल नेजल ऑब्स्ट्रक्शन होगा। अब बाइलेटरल नेजल ऑब्स्ट्रक्शन, दूसरा फ्रंटल हेडेक, और हमें कॉन्स्टेंटली ऐसा फील होगा जैसे कोई प्रेशर एग्जर्ट हो रहा हो हमारे नेजल ब्रिज या नेजल सेप्टम होता है उसमें, तो सेंस ऑफ प्रेशर ओवर नेजल सेप्टम, ठीक है, नेजल सेप्टम या नेजल ब्रिज। ये 3 क्लिनिकल फीचर्स है, बाइलेटरल नेजल ऑब्स्ट्रक्शन, फ्रंटल हेडेक, सेंस ऑफ प्रेशर ओवर नेजल सेप्टम। अब अगर हम एग्जामिनेशन करेंगे तो कैसा हमको अपीयर होगा, ऑन एग्जामिनेशन इट अपीयर्स एज स्मूथ राउंडेड स्वेलिंग, ठीक है, ऐसा पूरा स्मूथ राउंडेड स्वेलिंग। पाल्पेट करने पे कैसा होगा, ये सॉफ्ट होगा और फ्लक्चुएंट, ठीक है, हार्ड नहीं होता, सॉफ्ट और फ्लक्चुएंट होता है। एग्जामिनेशन अगर हम देखेंगे नोज, अगर हम पुल करके देखेंगे नीचे से तो स्मूथ राउंडेड स्वेलिंग दिखेगी, ठीक है, ऑफ द सेप्टम। बाइलेटरल दोनों साइड, दोनों नेजल चेम्बर में दिखेगी, और पाल्पेट करने पे सॉफ्ट और फ्लक्चुएंट। अब ट्रीटमेंट इसकी कौन सी होती है, तो जो स्मॉल हिमेटोमास होते हैं, ये जो छोटी साइज़ के होते हैं, उनको एस्पिरेट करके ट्रीट किया जा सकता है। एस्पिरेशन ऑफ द स्मॉल हिमेटोमास विद द हेल्प ऑफ स्टेराइल नीडल, ठीक है, जो स्टेराइल नीडल होती है उनकी वजह से, उनके हेल्प से। और जो लार्ज हिमेटोमा होता है उनकी ट्रीटमेंट है इंसिशन एंड ड्रेनेज, ठीक है, IND। और इंसिशन कौन सा देते हैं हम, एंटीरो पोस्टीरियर इंसिशन ऑन नेजल फ्लोर, एंटीरो पोस्टीरियर इंसिशन ऑन नेजल फ्लोर। कॉम्प्लिकेशन कौन कौन सी हो सकती है, सपोज अगर हम सेप्टल हिमेटोमा को ट्रीट ही नहीं करते, ठीक है, वैसे के वैसे ही रहने देते हैं तो उसकी वजह से, और अगर हम ड्रेन नहीं करते हैं, सपोज हम ड्रेन नहीं करते हैं तो सेप्टल हिमेटोमा होगा, उसमें फाइब्रोसिस होगी, उसकी वजह से फाइब्रस टिश्यू फॉर्म हो जाएगा, ठीक है, फाइब्रस टिश्यू फॉर्म होगा तो परमानेंटली थिकन्ड सेप्टम हो जाएगा, जो थिक सेप्टम हुआ है वो परमानेंट हो जाएगा, ठीक है, फिर उसका ट्रीट करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगी, परमानेंट थिकन्ड सेप्टम। अब अगर वैसे का वैसे ही रहने दे तो अगर कोई सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन तो उसकी वजह से सेप्टल एब्सिस फॉर्म हो सकता है, सेप्टल एब्सिस, ठीक है, पस फॉर्मेशन हो सकता है वहाँ पे, उसकी वजह से नेक्रोसिस हो सकता है ऑफ द कार्टिलेज, अल्टीमेटली फिर सेप्टल परफोरेशन भी हो सकता है। तो ये सारे कॉम्प्लिकेशन थे। अगर ड्रेन नहीं करेंगे तो फाइब्रोसिस की वजह से फाइब्रस टिश्यू डेवलप होगा और परमानेंटली थिकन सेप्टम हो जाएगा। और सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ तो वहाँ पे सेप्टल एब्सेस, पस फॉर्मेशन, ठीक है, वो सब होगा, उसकी वजह से नेक्रोसिस होगी और अल्टीमेटली लीड्स टू द सेप्टल परफोरेशन। ओके, तो ये है
सेप्टल हिमेटोमा, ठीक है। अगर हम नोज को पुल करके नीचे से देखेंगे तो हमें क्या दिखेगा, बाइलेटरल राउंड स्मूथ राउंडेड स्वेलिंग, ठीक है, जो कॉज करती है बाइलेटरल नेजल ऑब्स्ट्रक्शन, फ्रंटल हेडेक और सेंस ऑफ प्रेशर ओवर द नेजल ब्रिज। ये होगा दूसरी एक इमेज, ठीक है। दिखने में लग रहा है स्मूथ राउंडेड स्वेलिंग, ठीक है। पाल्पेशन में सॉफ्ट और फ्लक्चुएंट, ठीक है, हार्ड नहीं होगा, सॉफ्ट होगा। ये हो गया पूरा सेप्टल हिमेटोमा। तो अभी देखेंगे सेप्टल एब्सेस के बारे में, ठीक है। तो इस सेप्टल एब्सेस मतलब एब्सेस फॉर्मेशन ऑफ द नेजल सेप्टम, सिंपल। फिर इटियोलॉजी किस किस की वजह से सेप्टल एब्सेस होता है, तो हमने देखा था मोस्ट कॉमनली वो होता है ड्यू टू सेकेंडरी इन्फेक्शन फ्रॉम सेप्टल हिमेटोमा, ठीक है। सेप्टल हिमेटोमा की वजह से जो मोस्ट कॉमन कॉज होता है उसकी वजह से सेप्टल एब्सेस होता है। फिर दूसरे केसेस में फरंकल नोज या फिर अपर लिप, फरंकल ऑफ नोज या अपर लिप। लास्टली कोई अगर एक्यूट इन्फेक्शन प्रेजेंट हो बॉडी में लाइक टाइफॉइड या मीसल्स, इन सब की वजह से भी हो सकता है सेप्टल एब्सेस। क्लिनिकल फीचर्स कौन कौन से होंगे, तो सेप्टल एब्सेस, ठीक है, नोज है, नेजल सेप्टम है, यहाँ पे एब्सेस फॉर्मेशन होगा। मोस्ट कॉमनली बायलैटरल एब्सेस होता है, इसकी वजह से बायलैटरल नेजल ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है, बायलैटरल नेजल ऑब्स्ट्रक्शन, पेन होगा, ठीक है, टेंडरनेस होगी वहाँ पे, जब टच करेंगे तो पेन सेंसेशन होगा। इसके बाद फ्रंटल हेडेक, फिर फीवर भी हो सकता है, फीवर विथ चिल्स। ये सारे क्लिनिकल फीचर्स होते हैं सेप्टल एब्सेस के। अब अगर हम इंटरनल एग्जामिनेशन करेंगे, ठीक है, इंटरनल एग्जामिनेशन करेंगे तो हमें कैसा दिखेगा, जो स्किन होगी अंदर की वो रेड होगी, स्वोलन हुई होगी, ठीक है, बाइलेटरल स्मूथ राउंडेड स्वेलिंग, राउंड स्वेलिंग दिखेगी हमें ऑन द नेजल सेप्टम। नेजल म्यूकोसा होगा वो कंजेस्टेड होगा, ठीक है, रेड रेड कलर का हाइपरेमिया हुआ होगा वहाँ पे, नेजल म्यूकोसा कंजेस्टेड। साथ में इट इज़ एसोसिएटेड विद सबमैंडिबुलर, जो सबमैंडिबुलर लिम्फ नोड होते हैं वो भी एनलार्ज हुए होंगे, वहाँ पे भी टेंडरनेस होगी। तो ये सारे हो गए क्लिनिकल फीचर्स। सबसे पहले बायलैटरल नेजल ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है, वहाँ पे पेन और टेंडरनेस होगी। फिर फ्रंटल हेडेक, फीवर विद चिल्स। और इंटरनल एग्जामिनेशन जो स्किन होगी वहाँ पे वो रेड और सोलन होगी, और जो स्वेलिंग होगी वो किस टाइप की होगी, स्मूथ राउंडेड स्वेलिंग प्रेजेंट होगी बायलैटरली, नेजल म्यूकोसा होगा वो कंजेस्टेड होगा, और लास्ट में सबमैंडिबुलर लिम्फ नोड होता है वो एनलार्ज्ड और टेंडरनेस वहाँ पे भी हो। अब आते हैं इसकी ट्रीटमेंट में। ट्रीटमेंट बेसिक सिंपल है, इंसिजन एंड ड्रेनेज। तो इंसिजन स्किन होती है उसको इंसेस करके हम जो पस और जो नेक्रोस्ट कार्टिलेज होता है उसको हम रिमूव करते हैं सबसे पहले, बेसिकली ड्रेन करते हैं विद द हेल्प ऑफ सक्शन, ठीक है। और ये प्रोसेस रिपीट करते हैं हर 2-3 दिन में। तो उसकी वजह से फिर जो पस होता है, पस कलेक्शन हुआ होता है, जो नेक्रोस कार्टिलेज होता है वो सब रिमूव हो जाता है। उसके बाद ये करने के बाद हम पेशेंट को सिस्टमिक एंटीबायोटिक प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, ताकि कोई अगर दूसरा कोई सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, रह गया हो या फिर हुआ हो तो वो ट्रीट हो जाए। सिस्टमिक एंटीबायोटिक्स फॉर मिनिमम 10 डेज। ये हो गई ट्रीटमेंट ऑफ सेप्टल एब्सेस। अब कॉम्प्लिकेशन कौन कौन सी होगी, अगर सेप्टल एब्सेस हुआ, ठीक है, तो वो सेप्टल कार्टिलेज का नेक्रोसिस करेगा, ठीक है, उसको अफेक्ट करेगा। तो सेप्टल कार्टिलेज का मेन फंक्शन क्या होता है, जो प्रोवाइड द स्टेबिलिटी टू द डोर्सम ऑफ द नोज। तो ठीक है, डोर्सम ऑफ द नोज को स्टेबल नहीं रख पाएगा, उसकी वजह से डिप्रेशन ऑफ द डोर्सम ऑफ नोज ड्यू टू द नेक्रोसिस ऑफ सेप्टल कार्टिलेज। दूसरा क्या हो सकता है, अगर ये इन्फेक्शन ज़्यादा बढ़ गया, ठीक है, पस कलेक्शन नेक्रोसिस ज़्यादा हो गया, तो सेप्टल परफोरेशन, ठीक है, ये हो सकता है। डिप्रेशन ऑफ द डोर्सम ऑफ द नोज और सेप्टल परफोरेशन। रेयरली, कोई भी रेयर केसेस में ही मेनिंजाइटिस या फिर कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस,
ठीक है, रेयरली ये दोनों होते हैं। बाकी मेन जो कॉम्प्लिकेशन वो है डिप्रेशन ऑफ द डोर्सम ऑफ नोज और सेप्टल परफोरेशन। तो हो गया पूरा सेप्टल एब्सेस। अब इसमें देखेंगे सेप्टल परफोरेशन के बारे में। ठीक है, परफोरेशन ऑफ द नेजल सेप्टम इज कॉल्ड एज सेप्टल परफोरेशन। बीटियोलॉजी में कौन कौन से कॉजेज होते हैं? सबसे पहला है ट्रॉमेटिक परफोरेशन। ठीक है, ट्रॉमेटिक परफोरेशन। अब ट्रॉमेटिक परफोरेशन किसकी वजह से हो सकता है? या तो कोई सर्जरी हो सकती है लाइक SMR, ठीक है, सेप्टोप्लास्टी, इन सब की वजह से हो सकता है। दूसरा ट्रॉमा, अदर टाइप ऑफ ट्रॉमा लाइक ऑर्नामेंट्स के लिए जो नोज प्रिकिंग करते हैं उसके, इन सब की वजह से। तो फर्स्ट हो गया ट्रॉमेटिक। दूसरा है पैथोलॉजिकल परफोरेशन। पैथोलॉजिकल परफोरेशन इज ड्यू टू ऑब्वियसली यानी पैथोलॉजी। सबसे पहला कॉज है उसका सेप्टल एब्सेस। ठीक है, हमने देखा था सबसे पहले सेप्टल हिमेटोमा, उसकी कॉम्प्लिकेशन थी सेप्टल एब्सेस। सेप्टल एब्सेस की कॉम्प्लिकेशन है सेप्टल परफोरेशन। दूसरी राइनोलिथ क्या है? बेसिकली यानी फॉरेन बॉडी इन द नोज। ठीक है, उसकी वजह से प्रेशर नेक्रोसिस होता है और अल्टीमेटली लीड्स टू सेप्टल परफोरेशन। उसके बाद कोई अगर क्रॉनिक ग्रेन्युलोमेटस कंडीशन होती है, ग्रेन्युलोमेटस कंडीशन, ये कौन कौन सी हो सकती है? TB हो सकती है, लेप्रेसी हो सकती है, सिफिलिस हो सकती है, और एक दूसरी है वो है वैगनर्स ग्रेन्युलोमेटोसिस। ये सारी कंडीशन है ग्रेन्युलोमेटस कंडीशन जिसमें सेप्टल परफोरेशन हो सकता है। अब जो TB और लेप्रेसी है, इट कैन लीड टू कार्टिलेजिनस परफोरेशन। ठीक है, जो नेजल सेप्टम का जो कार्टिलेजिनस पार्ट होता है उसमें परफोरेशन करते हैं इन द TB एंड लेप्रेसी। और जो सिफिलिस है, इट लीड्स टू बोनी पार्ट परफोरेशन। ये सेप्टम का जो बोनी पार्ट होता है उसमें परफोरेशन करते हैं इन द सिफिलिस। और जो वैगनस ग्रेन्युलोमेटोसिस है, इट कैन लीड टू टोटल सेप्टल डिस्ट्रक्शन या टोटल सेप्टल परफोरेशन भी कह सकते हैं। ये तो TB और सिफिलिस कार्टिलेजिनस पार्ट में परफोरेशन करती है, सिफिलिस में बोनी पार्ट में, वैगनस ग्रेन्युलोमेटोसिस में टोटल सेप्टल डिस्ट्रक्शन है, टोटल सेप्टल परफोरेशन। अब थर्ड नंबर पे है ड्रग्स या केमिकल्स। ठीक है, कौन कौन से ड्रग्स कह सकते हैं? स्टीरॉइड्स। ठीक है, जो बंदा प्रोलॉन्ग्ड यूज़ ऑफ स्टीरॉइड स्प्रे करता हो इन द नेजल एलर्जी। ठीक है, नेजल एलर्जी में प्रोलॉन्ग यूज़ ऑफ स्टीरॉइड्स। कोकेन अब्यूज़ या कोकेन, कोई केसेस में ऑक्यूपेशनल केसेस में भी हो सकता है, जो फैक्ट्रीज में काम करते हैं उनमें भी। जो लास्टली क्या हो सकता है वो होता है इडियोपैथिक। ठीक है, अननोन कॉज। ये हो गए इसकी इटियोलॉजी। ट्रॉमेटिक उसमें सर्जिकल ट्रॉमा या फिर कोई एक्सटर्नल ट्रॉमा लाइक नोज ब्रेकिंग। दूसरा पैथोलॉजिकल में सबसे पहले मोस्ट कॉमनली सेप्टल एब्सेस, राइनोलिथ, क्रॉनिक ग्रेन्युलोमेटस कंडीशन, उसमें TB और लेप्रेसी, कार्टिलेजिनस पार्ट, सिफिलिस बोनी पार्ट, वैगनस ग्रेन्युलोमेटोसिस, टोटल सेप्टल परफोरेशन। और ड्रग्स और केमिकल में प्रोलॉन्ग स्टीरॉयड यूजेज, फिर कोकेन अब्यूज और ऑक्यूपेशनल केस, और लास्ट में इडियोपैथिक अननोन कॉज। क्लिनिकल फीचर्स में इट लीड्स टू विस्लिंग साउंड। ठीक है, विस्लिंग साउंड ड्यूरिंग द एक्सपिरेशन और इंस्पिरेशन और बोथ। उसके बाद क्रस्टिंग क्यों होती है? बिकॉज ऑफ द ड्राइंग इफेक्ट ऑफ द एयर। ठीक है, जो नेजल सिक्रेशन होती है वो ड्राई हो जाएंगी, उसकी वजह से क्रस्टिंग डेवलप हुई। और क्रस्टिंग के रिमूवल से क्या होता है? ब्लीडिंग फ्रॉम द नोज विच इज नोन एज एपिस्टेक्सिस। तो ये 3 क्लिनिकल फीचर्स है, विस्लिंग साउंड ड्यूरिंग इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन ऑफ बोथ, क्रस्टिंग और एपिस्टेक्सिस। इसकी ट्रीटमेंट में क्या है? ट्रीटमेंट में तो सबसे पहला स्टेप होता है वो फाइंड द कॉज। ठीक है, फाइंड द कॉज। और अगर कॉज फाइंड हम कर लें तो उसको ट्रीट करना है। ठीक है, फाइंड द कॉज और ट्रीट इट। अगर कोई ग्रेन्युलोमेटस कंडीशन है तो उसके डायग्नोस के लिए बायोप्सी फ्रॉम द लीजन। ठीक है, बायोप्सी फ्रॉम द लीजन, उसके बाद ग्रेन्युलोमेटस कंडीशन को डायग्नोस करना है और उसको ट्रीट करना है। अब अगर इडियोपैथिक कंडीशन है और अगर स्मॉल परफोरेशन है, ठीक है, इडियोपैथिक कॉज है, अननोन कॉज, और स्मॉल परफोरेशन है, तो उस इट कैन बी ट्रीटेड बाय, जो परफोरेशन है, ठीक है, उसको हम क्लोज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ म्यूकोजल फ्लैप। ठीक है, जो आसपास के म्यूकोजल फ्लैप है उसकी मदद से हम क्लोज कर सकते हैं, म्यूकोजल या फिर एक्सटर्नल प्लास्टिक फ्लैप्स। अगर स्मॉल परफोरेशन है तो ही म्यूकोजल फ्लैप और प्लास्टिक फ्लैप का यूज़ कर सकते हैं।
और अगर लार्ज परफोरेशन तो CL स्टिक बटन्स आते हैं, CL स्टिक बटन्स, उसकी मदद से नेजल परफोरेशन को क्लोज कर सकते हैं अगर लार्ज परफोरेशन हो तो। ये हो गया पूरा सेप्टल परफोरेशन।